बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 30 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब कर्ज की दलदल या कर्ज का फंदा, आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस चुका है और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान का कर्जा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। और कर्जा इंक्रीज होना, यस, बहुत बड़ी रीज़न होती है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि अगर हम बड़े बड़े दुनिया के कंट्रीज देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, उनके ऊपर भी कर्जा बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल इदारों का, या उनका इंटरनल जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो इस वजह से इस चीज़ को अ, वो कर रहे हैं बिकॉज उनके जो अदर इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे अदर इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव नहीं है। मतलब अदर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अदर इंडिकेटर में सबसे बड़ा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, इंडस्ट्री अपनी अच्छे तरीके से चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर मुल्क के ऊपर कर्जा है भी तो वो वापस करने के लिए कोई मसला नहीं है। एक ऐसा इकोनॉमिक फ्लो कंट्री में चल रहा है कि वो कर्जा चल रहा है। कर्जा उनके उन कंट्रीज के जो है ना, वो ओवरऑल बजट के ऊपर कोई बोझ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये इसको कर्ज का फंदा या डेट ट्रैप इसलिए अब ये कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें पाकिस्तान इसलिए फंस चुका है कि हमें नए कर्ज लेके पुराने कर्ज की किस्तें देनी पड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नए कर्ज लेके पुराने कर्ज की किस्तें देनी पड़ती हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक थोड़ा सा और भी इसका बैकग्राउंड ये बता दूं कि कर्ज दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल डेट है, डोमेस्टिक डेट है, और एक एक्सटर्नल डेट है, जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं वो। अच्छा, जो एक्सटर्नल लोन्स होते हैं वो आईएमएफ वगैरह से आते हैं। ठीक है, मेनली आईएमएफ ही है इसमें। बाकी वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई और बैंक अगर आते हैं तो वो तो नॉर्मली डोनेशंस देते हैं, वो कर्ज नहीं देते नॉर्मली। कर्ज या कंट्रीज की तरफ से आता है, जैसा कि चाइना की तरफ से आ गया, सऊदी अरेबिया की तरफ से, यूएई की तरफ से, या यूएसए की तरफ से। वो भी एक कर्ज होता है, वो भी डेट होता है, और उसकी भी इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर सूद होता है। और दूसरी तरफ से आईएमएफ की तरफ से कर्जा होता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद इंटरनल डेट होता है, जो गवर्नमेंट बैंक से पैसा लेती है। गवर्नमेंट जब बैंक से पैसा लेती है तो जितने भी बैंक्स में पैसे जमा करवाते हैं लोग, वो एट द एंड तो वो स्टेट बैंक के पास ही जाते हैं, और वो स्टेट बैंक से गवर्नमेंट पैसा लेती है, अपना कर्जा ले लेती है। और स्टेट बैंक के पास एक तरह से जितने पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट ही के पास चले जाते हैं, और वो एक कर्जे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और वो कर्जे की शक्ल इसलिए इख्तियार कर जाते हैं क्योंकि वो डेट ट्रैप में इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो ज़्यादा पैसे ले बैंकों से, या बैंक्स ज़्यादा पैसे उसको ला के दें लोगों से, और लोग ज़्यादा पैसे जमा करवाएं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देती है। इंटरेस्ट रेट, जो कर्जे का जो सूद का रेट है, वो ज़्यादा कर देती है। और जैसे कि 22% है आजकल तकरीबन। अच्छा, अब वो लोग उस चक्कर में, उस फंदे में आके, एक तरह से कह लें कि उस जाल में आते हैं, और लोग ये कहते हैं कि हमें उधर से ज़्यादा वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोग अपने पैसे बैंक में जमा करवाने शुरू कर देते हैं। अब जब लोग अपने पैसे बैंक में जमा करवाने शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, और वो भी एक कर्ज ही होता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरह से दो तरह का कर्ज होता है। अच्छा, और यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े ही अलार्मिंग हैं। तो बताया ये जाता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है
वो 7.3% है इकोनॉमिक आउटपुट का। यानी कि हमारा जो नुकसान है हर साल वो 6.3% है, सॉरी 7.3% है। कि वो हमारा बजट नीचे है, यानी कि जितना बजट का टारगेट है इस साल का, वो बजट का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, बल्कि हम उससे कम में गए हैं। यानी कि कुछ ऐसे पैसे जो हमने खर्चने थे वो हम खर्च नहीं पाए, इस वजह से क्योंकि हमने जितने कमाने थे उतने हम कमा ही नहीं पाए, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, और अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और आपको ये चीज़ बड़ी याद रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो नेशनल डेट है, कौमी कर्जा है, वो 78.9 ट्रिलियन हो गया है। यानी कि तकरीबन 79 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 79 खरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। उनमें से डोमेस्टिक डेट जो है वो 43% है, यानी कि आधे से ज़्यादा उसमें डोमेस्टिक डेट है। डोमेस्टिक डेट का मतलब कि जो पाकिस्तान में मौजूद लोगों के पैसे बैंकों में पड़े हैं, वो असल में बैंकों में पड़े नहीं है, वो गवर्नमेंट के कर्ज में जा चुके हैं। और वो आधे से ज़्यादा तो वो है। और जो एक्सटर्नल लोन्स हैं वो हैं 32 ट्रिलियन, यानी कि 32.9, यानी कि 33 ट्रिलियन तकरीबन। ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा कर्ज ट्रैप है, कर्ज का एक ऐसा फंदा है कि जो नए कर्ज लेके पुराने कर्ज देने पड़ेंगे, ये एक ऐसा वो आ चुका है, गवर्नमेंट उसमें फंस चुकी है कि अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए मज़ीद अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो पिछले साल डेट सर्विसिंग के लिए जो एक टारगेट सेट किया था, वो 7.3 ट्रिलियन रुपीस था। यानी कि 58% जो हमारा बजटेड एक्सपेंस था, उसमें हमने ये किया था। मतलब पिछले साल जो बजट आया था उस बजट में ये कहा गया था कि 58% डेट सर्विसिंग में जाएगा, यानी कि कर्जे वापस करने में जाएगा। लेकिन अब देखा ये गया है कि अभी वो साल पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन ये 8.3 ट्रिलियन तक जा चुका है। ठीक है। मतलब ये है, और ये चला जाएगा, आप ये समझ लें। यानी कि इससे भी ज्यादा जो डिसाइड किया गया था। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका सारे का सारा जो बोझ डालती है और इसका सारा जिम्मेदार ठहराती है, वो ठहराती है इंटरेस्ट रेट को। और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो मिड ईयर बजट रिव्यू रिपोर्ट है उसमें ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने की वजह से ये कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो कौमी कर्जा है, ये वाला जो कौमी कर्जा है, ये पहले 6 मंथ में ही 4.2 ट्रिलियन तक चला गया था, यानी कि 64% तक जो है ना वो ये चला गया था। अच्छा, अब इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि ये जो 22% का हाई इंटरेस्ट रेट है, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने के लिए अब हमारा जो न्यूज़पेपर एडिटर है वो ये कहता है कि सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री असल जो पॉइंट है उस तक नहीं पहुंची। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पैसा ना ले बैंकों से। गवर्नमेंट बैंकों से पैसा ना ले, गवर्नमेंट बैंकों को अपना बिजनेस करने दे, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कम करे। बेसिकली जो असल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट बिल्कुल है, लेकिन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा वो प्रॉब्लम किस चीज़ के ऊपर है? इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा वो प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग के ऊपर है, गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम करने के ऊपर है, गवर्नमेंट का जो नए सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को उन लोगों को टैक्स लगाने की ज़रूरत है जिनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स नहीं है, या जो कम टैक्स देते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट को कर्जा लेना ही ना पड़े।
ठीक है, तो इस तरह से जब गवर्नमेंट को कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंटरेस्ट रेट उल्टा कम किया जाएगा, तो लोग फ्रीली अपना बिजनेस करेंगे। लोग बैंकों में पैसा रखने की बजाय लोग इस चीज़ को तरजीह देंगे कि वो बैंक से पैसा निकाल के कंट्री के अंदर लोगों के अंदर लगाए, अपना कोई बिजनेस बनाए, कोई छोटा बिजनेस बनाए, कोई बड़ा बिजनेस बनाए, कोई एग्रीकल्चर साइड पे जाए, कोई इंडस्ट्री की साइड पे जाए, कोई सर्विसेज की साइड पे जाए, अपने बिजनेस बनाए गवर्नमेंट लोग। जब लोग अपने बिजनेसेस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब ये है कि इकोनॉमी ओवरऑल तरक्की करना शुरू करेगी, और गवर्नमेंट की डिपेंडेंस जो है वो कर्जों के ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी तरफ से जो आम लोग हैं उनको एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इकोनॉमी इस तरह से यकदम से बेहतर नहीं होती, इंडिकेटर्स होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उससे बेहतर होती है। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, जिसका अच्छा नहीं है उसको उसका रोजगार मजीद अच्छा हो जाता है, जिसका थोड़ा सा अच्छा उसका और ज्यादा अच्छा हो जाता है रोजगार, उसके पैसे उसकी इनकम बढ़ जाती है, जिसके पास बिल्कुल जॉब नहीं है उसको जॉब मिल जाती है। इससे क्या होता है कि हर कोई अपनी स्पेंडिंग ज्यादा करता है, हाउस होल्ड में अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा करता है। लोग जो हैं वो बच्चों की तालीम पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, लोग अपनी सेहत के मामले में ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। लोग जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो साइकिल वाला है मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, जो मोटरसाइकिल वाला है वो गाड़ी पे आना चाहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से मोटरसाइकिल का बिजनेस ज़्यादा चलेगा, गाड़ियों का बिजनेस ज़्यादा चलेगा, गाड़ियों के मैकेनिक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़, ओवरऑल एक ऐसी इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाएगी कि जिससे कोई भी बदहाल रहेगा नहीं। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक काम करने से, कि गवर्नमेंट बैंकों से जो इंटरनल जो डोमेस्टिक कर्जा है वो ना ले और अपने इनकम बढ़ाए, सिर्फ इस एक काम करने से इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे कंट्री में आएगी कि कुछ सालों में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं करती और गवर्नमेंट कर्जों ही के ऊपर चल रही है, और यही असल टेंशन है। और जो हमारा जो ये एडिटर है वो यही इसी बात पे फोकस कर रहा है। अच्छा, एक्सपोनेंशियली जो है ये एक अच्छा वर्ड है, इसको आप काफ़ी दिनों बाद ये वर्ड आया इन एडिटोरियल्स में। एक्सपोनेंशियली का मतलब तेज़ी से। फिर अनसस्टेनेबली का मतलब है गैर मुस्तहकम तरीके से, गैर मुस्तहकम तौर पर। फिर उसके बाद अगर देखें तो एक ऐसा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल, मंसूब करने के काबिल, अटैच करने के काबिल, उसका हवाला दिया जा सकता है। एंटिसिपेटेड भी अच्छी चीज़ है जिसकी तवक्को की गई हो। माउंटिंग एजेक्टिव, वैसे तो ये वर्ब से बना है, लेकिन माउंटिंग एजेक्टिव के तौर पर ये अक्सर यूज़ किया जाता है, और ये एक अच्छा वर्ड है, इसको यूज़ होना चाहिए। बर्जनिंग भी बढ़ता हुआ, माउंटिंग भी बढ़ता हुआ, ये भी इसका उसी का सिनोनिम है, यूज़ होना चाहिए। और सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार, ये भी होना चाहिए, मतलब परमानेंट, जो आगे चले, जो रुक ना जाए। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं कि होनी चाहिए। इसके बाद जब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं तो सेकंड है फॉरगॉन टाइम्स, गुजरे हुए जमाने। फॉरगॉन टाइम्स में नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर तकरीर है जो ट्यूसडे को उन्होंने की अपने री इलेक्शन पे, कि वो दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बन गए हैं, और उन्होंने फिर माजी को खोदना शुरू कर दिया कि मुझे निकाला, मुझे गवर्नमेंट से निकाला, और ये नुकसान हुआ, उससे ये हुआ, उससे वो हुआ। ठीक है। अब ये जो सारी बातें हैं, एडिटर कहता है कि नवाज शरीफ साहब को इनसे बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पावर से निकाला तो दोबारा फिर पिछले 2 साल से वही तो उनकी उन्हीं की पार्टी तो गवर्नमेंट में है, और अगर उनकी पार्टी गवर्नमेंट में है पिछले 2 साल से, तो इसका मतलब है अगर निकाला है तो बाद में वापस भी तो लेके आए हैं गवर्नमेंट में। ठीक है। तो चलो, निकाला भी अगर है तो वापस लेके आए। आप मुल्क के लिए जो भी खिदमत सर अंजाम देनी है वो पिछले 2 साल से
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी है वो अब करें, वो करें, कंट्री के लिए जो भी काम करना है। तो माजी को खोदने का कोई फायदा नहीं है। और वो कहते हैं कि जी उन्होंने फिर वही अपना राग अलापना शुरू कर दिया है कि जी वो मजलूम हैं या कुछ इस तरह के, मतलब वो उन्होंने कोई इंडिकेटर्स देने शुरू कर दिए हैं। इसकी बजाय मियां साहब को ये चाहिए कि अब वो नैरेटिव नहीं चलेगा, अब उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो एज अ पार्टी अगर वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो फ्यूचर का कोई लाया अमल दें, कोई प्लान दें। वो कंट्री जो हमारा मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है, उस दलदल से निकालने के लिए, उस स्टेगनेशन से निकालने के लिए, कंट्री के लोगों को खुशहाल करने के लिए कोई प्लान दें ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। इस तरह से मजलूमियत का रोज़ा रोना रोने से ये काम नहीं चलेगा और लोग अब दोबारा उनकी तरफ अट्रैक्ट इस तरह से नहीं होंगे। तो इसमें कोमेमोरेट है याद करना, ये एक वर्ड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब तजर्बाकार, तजर्बाकार। फिर उसके बाद लेट गो का मतलब छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना। और फिर उसके बाद जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर, वो परसीव है, समझना, अंडरस्टैंड करना। और यस, आगे चलते हैं। थर्ड वाला है जी मागला फायर्स। मागला फायर्स की इस्लामाबाद के करीब जो जंगल हैं उनमें उनमें आग लगी और 12,605 हेक्टर्स का जो एक नेशनल पार्क है उसमें आग लगी। और उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया एक बहुत बड़े एरिया को। और ये तकरीबन तकरीबन जो है वो बहुत लंबा चौड़ा इस पे जो है ना वो टाइम लगा इस आग को बुझाने के लिए। और 8 आवर्स ऑपरेशन ये किया गया। 200 फायर फाइटर्स थे कि जिन्होंने इस आग को बुझाने के लिए अपना रोल प्ले किया और वो आग बुझाई गई। तो अब इसके लिए मोहसिन नकवी साहब ने, एक जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रोब ऑर्डर की है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर कहता है कि बेसिकली तो इसका जो है ना वो एक तो जिम्मेदार इसका क्लाइमेट भी है, कि क्लाइमेट जो है वो इसको इसका जिम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज है, गर्मी यकदम बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से ये फायर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों का केयरलेस बिहेवियर है और वो जो ह्यूमन नेग्लिजेंस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काबू पाना है, वो ह्यूमन नेग्लिजेंस भी इसका रीज़न हो सकती है। मतलब लोग खाम खास पीते पीते सिगरेट फेंक देते हैं जंगल में, ठीक है। फिर उसके बाद अनरेगुलेटेड बारबेक्यूज़ है, लोग जंगल में जाके बारबेक्यूज़ करते हैं, आग उसके थ्रू भी जलाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और भी फ्लेमेबल मटेरियल जो विजिटर्स लेके जाते हैं वो भी इसकी रीज़न हो सकती है, ठीक है। बल्कि रिपोर्ट ये है कि कुछ लोग ऐसे कि जिनको गवर्नमेंट ने मुलाजमत से निकाला तो उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर, वो मुकामी लोग थे, सीजनल फायर फाइटर्स थे, तो उनको जॉब से निकाल दिया। सीजनल फायर फाइटर्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की जॉब पे थे कि जब भी आग लगेगी बुझानी है, उनको जॉब से निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि उनकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर ये जो आग लगाई है। लेकिन बहरहाल जो सीडीए है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है, आईडब्ल्यूएमबी, ये दोनों इदारे जो हैं के हैव बीन कमेंडेबल येट इनसफिशेंट। हाँ जी, मतलब ये है कि ये जो दोनों इदारे हैं,
द एफर्ट्स, यस, इनकी जो कोशिशें हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं। हाँ, नाकाफ़ी ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों की इदारों की तारीफ काबिल तारीफ है इनकी। और सीडीए ने 400 फायर फाइटर्स जो हैं वो हायर किए हैं, भर्ती किए हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिर 38 पिकेट्स बनाए हैं, जगह बनाई हैं कि जहाँ पे ये फायर फाइटर्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एरियाज में, और वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीडीए और आईडब्ल्यूएमबी, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं कर पाते। और जो नेशनल कोई भी इस तरह की कोई डिजास्टर आ जाती है तो उसको वो सही तौर पर स्मेल नहीं कर पाते, और उसके बाद उसको टाइमली मेजर नहीं ले पाते। तो ये एक होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि क्लाइमेट की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। फिर उसके बाद लोगों का, पब्लिक का कोऑपरेशन, मतलब यहाँ पे तीन ही बातें हैं ना, क्लाइमेट है, लोग हैं और इदारे हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें एट द एंड हमारा जो एडिटर है वो कह रहा है कि एक तो ये है कि क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई इकदाम होने चाहिए, वो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म है। और उसके साथ साथ लोगों का कोऑपरेशन होना चाहिए कि लोग बारबेक्यू, सिगरेट, ये वो कुछ और इस तरह के काम ना करें कि जिससे आग लगने का खतरा हो। और तीसरी बात यह है कि इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो कि अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो भी जाए तो उसको जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। इसमें अगर हम देखें तो साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्रॉलिंग एक अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, फैला हुआ, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। पेरिलस का मतलब होता है ख़तरनाक, पुरखतर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड पहले भी कई दफ़ा मैं हाईलाइट कर चुका, अनप्रेसिडेंटेड जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो हिस्ट्री में, जैसा कभी हुआ ना हो। कमेंडेबल का मतलब है काबिल तारीफ। और सोरली का मतलब सख्ती से, बहुत सख्ती से और जल्दी से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एडिटोरियल्स हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।